चलिए गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड में अलग अलग एसिड जो होते हैं, अलग अलग कंपाउंड जो होते हैं, उसमें मोर एसिडिक कौन होता है। मोर एसिडिक कौन सा एसिड मोर एसिडिक होता है। तो उनमें अगर आपको पूछ लिया कि मोर एसिडिक कौन सा एसिड है, कौन सा कंपाउंड मोर एसिडिक है, तो तो उसका जवाब हम कैसे देंगे, तो इसका जवाब हम कैसे देंगे, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ तरीका बताती हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मोर एसिडिक कौन सा एसिड मोर एसिडिक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एक तरीका होता है मोर एसिडिक आइडेंटिफाई करने का, वो तरीका होता है पीके वैल्यू। कौन सी वैल्यू? पीके वैल्यू। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है, आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है कि कंपाउंड दिया जाता है एसिड के, 2-3 एसिड दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि यहाँ से मोर एसिडिक कौन है, और आपको उसके पीके वैल्यू दी जाती है। अब हम देखेंगे, वे भी डिस्कस करेंगे पीके वैल्यू क्या होती है। क्लियर? अब देखिए, हमने पहले फर्स्ट वीडियो में हमने देखा, अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में मोर एसिडिक कौन है, ये हमने क्लियर किया बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। अब हम एसिड में देखेंगे कि कौन सा एसिड मोर एसिडिक है, किसके थ्रू? पीके वैल्यू के थ्रू, क्योंकि आपको जब एग्जाम में पूछता है तो पीके वैल्यू के थ्रू ही पूछता है कि मोर एसिडिक कौन है। और 1 बाय 1 और डिस्कस करेंगे हम। अब देखिए, चलिए गाइस, तो देखिए, अब हमने अभी देखा लास्ट वीडियो में कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है। एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोक्सिलेट आयन और H3O+ आयन। अभी हमने देखा। अभी हमने डिस्कस किया था कि H+ आयन इजीली वो एक्वस सॉल्यूशन में दे देता है। ठीक है, यानी मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू फिनॉल एंड अल्कोहल। अब आपने देखो 11th क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आपने लेसन देखा होगा। देखे आपने? उसमें क्या देखा हमने? देखिए, हमने, अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो, इक्विलिब्रियम EQ का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? यानी ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम क्या होता है, के क्या होता है, बहुत अच्छे से देखिए, इसके थ्रू भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में है RCCO- H3O+, प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट RCOOH एंड H2O। वैसे हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं अब केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो भी एक बार डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ जो वाटर है, ये क्या एक्सेस क्वांटिटी है, वाटर 1 कंसीडर कर सकते हैं, इट इज एक्सेस में लेते हैं हम वाटर को, इसलिए वाटर क्या हो जाता है यहाँ? कांस्टेंट हो जाता है। वाटर क्या हो जाता है यहाँ? कांस्टेंट हो जाता है वाटर। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाटर को इधर ला लेंगे क्योंकि वाटर भी कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, H3O+ एंड वाटर एक्सेस में यूज किया है, इसलिए वाटर की क्वांटिटी भी क्या है? एक्सेस में है, इसलिए वाटर भी कांस्टेंट हो गया। एंड दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं के यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट के मींस ये होता है, हम डिस्कस करेंगे, के यानी H2O एंड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू RC डबल बॉन्ड O, क्लियर, एंड H3O+ डिवाइडेड बाय R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH। कॉन्सेंट्रेशन, यानी हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ध्यान से देखिए, यानी हम इसके जगह क्या यूज कर सकते हैं? के, डिसोसिएशन कांस्टेंट। यानी हम देख सकते हैं कि के इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इनटू H3O+ आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब देखिए, आपने एक चीज यहाँ देखिए, क्या दिख रहा है आपको कि जो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H+ आयन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H+ आयन। ध्यान से देखिए, अब हम बोल सकते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H+ आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H+ आयन, या और करके H+ आयन भी लिख सकते हैं, या इसको H3O भी लिख सकते हैं। H3O का मतलब ही होता है
H+ आयन। कौन था? H+ आयन। और आपको मालूम है H+ आयन इंक्रीज होता है यानी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? यानी हम बोल सकते हैं H+ आयन इंक्रीजेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझता है कि अगर H+ आयन इंक्रीज हो रहा है, H+ आयन अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिसोसिएशन यानी Ka भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। H+ आयन इंक्रीजेस, Ka also increases and acidic character also increases। एसिडिक नेचर भी क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा। एसिडिक नेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। ध्यान से देखिए। अब देखो एक बार देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद आ रहा होगा तो ध्यान दो। अब एक K क्या है? K आपने देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। और हमने ये इक्वेशन में देखा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। और आपको मालूम है अगर H+ आयन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब K भी इंक्रीज हो रहा है यानी एसिडिक नेचर क्या है? इंक्रीज है। यानी हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमें तो ये मालूम ही है H+ आयन इंक्रीज होता है यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और यहाँ वही हो रहा है, बोथ आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो H इंक्रीज होगा तो K भी इंक्रीज होगा। और K भी अगर दोनों इंक्रीज हो रहे तो उसकी एसिडिक नेचर भी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। एसिडिक नेचर क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो K की भी वैल्यू क्या होंगी? बढ़ेंगी। क्लियर? समझ में आए? H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो K की वैल्यू बढ़ रही है और एसिडिक नेचर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एसिडिक नेचर भी बढ़ रहा है। क्लियर? यहाँ तक समझा? अब आपको एग्जाम में K की वैल्यू नहीं दी होती, Pk वैल्यू दी होती है। तो अब अभी हम देखेंगे Pk वैल्यू क्या होती है। हमें K की वैल्यू नहीं दी होती है, हमें किसकी वैल्यू दी होती है? Pk की वैल्यू दी होती है। अब ये Pk क्या है वो देखिए, ठीक है? क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं अगर एग्जाम में पूछा एसिडिक कैरेक्टर तो हमें देखना Pk वैल्यू दी हुई थी। K का मतलब समझ गया? यानी H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो K की वैल्यू बढ़ेंगी और एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे आप Pk क्या है। K तो समझ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट है, पर Pk क्या है? तो ध्यान दीजिए Pk अगर आपको याद नहीं है तो देखिए Pk क्या होता है। अगर आपने पढ़े हो आपने Pk 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? Pk यानी क्या होता है? निगेटिव लॉग वेस्टेड K, लॉग वेस्टेड K। क्लियर? यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ रहा है? यानी हम बोल सकते हैं लॉग जो निगेटिव है, निगेटिव लॉग है ना, अगर हम बोल सकते हैं कि K के लॉग के माइनस का Pk होता है। Pk क्या होता है? जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का माइनस लॉग यानी ही Pk वैल्यू होती है। माइनस लॉग यानी ही Pk वैल्यू होती है। अगर ये तो आपको क्लियर समझ में ही आ गया होगा कि अगर K की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होंगी तो Pk वैल्यू क्या होंगी? डिक्रीज होंगी, क्योंकि यहाँ निगेटिव दिख रहा है। ध्यान दो, K का निगेटिव लॉग यानी ही Pk है। K का निगेटिव लॉग यानी ही Pk है। यानी इसका मतलब K अगर इंक्रीज हो रहा है तो Pk क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको एक इक्वेशन पे, क्योंकि यहाँ निगेटिव है। ध्यान दो, अगर K इंक्रीज हो रहा है तो Pk क्या होगा? इंक्रीज होगा। सॉरी, Pk क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर हम देख सकते हैं Pk डिक्रीज होगा और अभी हम क्या देखा? ध्यान से देखो, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो K की वैल्यू बढ़ेंगी, K की वैल्यू बढ़ेंगी, बट Pk की वैल्यू घटेंगी। Pk की वैल्यू क्या होंगी? घटेंगी। क्लियर? समझ में आया क्या बोली मैंने? अभी हमने लास्ट इसमें क्लियर किया कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा यानी K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो क्या होगा? Pk वैल्यू क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। Pk वैल्यू यानी pH वैल्यू हो गई, जो pH की वैल्यू हो क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। यानी हमें समझ में हमें यही बताना है कि जो एसिडिक नेचर, ध्यान से देखिए, एसिडिक नेचर जो होता है,
एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa वैल्यू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa वैल्यू। यानी हम बोल सकते हैं pKa वैल्यू अगर इंक्रीज है तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। क्लियर। और हर एग्जाम में या बुक में देखना आपको Ka की वैल्यू नहीं दी रहती, pKa की वैल्यू दी होती है। यानी अगर आपको pKa की वैल्यू इंक्रीज है इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर क्या है, डिक्रीज है। बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी हम बोल सकते हैं कि एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa। यानी हम क्लियर कर सकते हैं कि जो pKa वैल्यू होता है इट इज pKa वैल्यू इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। अगर pKa की वैल्यू बढ़ रही है तो एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर, समझ में आया? इतना समझ में आया। सेकंड हो गया हमारा। सेकंड हमने पढ़ा कि Ka और pKa क्या होता है। यानी आप याद रखने का, एग्जाम में आपको एसिड दिए होते हैं उसके pKa वैल्यू दी होती है, तो क्या याद रखने का, अगर pKa वैल्यू इंक्रीज हो रही है मीन्स उसका एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, समझ में आया? यानी हम pKa वैल्यू से भी हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड मोर एसिडिक है। जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा वो लेस एसिडिक, जिसकी pKa वैल्यू कम वो मोर एसिडिक। क्लियर, यहाँ यानी आपको समझ में आ गया। ये हो गया हमारा सेकंड। फर्स्ट इसमें हमने क्या देखा कि बाय रेजोनेंस हम कौन मोर एसिडिक है ये आइडेंटिफाई किए। सेकंड इसमें हमने pKa वैल्यू से आइडेंटिफाई किया कि मोर एसिडिक कौन होता है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट थिंग देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो ये समझ में आया आपको pKa या Ka वैल्यू। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ध्यान देखना। एक होता है CF3, इसकी ऑर्डर भी बता देती मैं। CF3 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CF3 है। फिर CF3 के बाद हम NO2 है, NO2 के बाद हम देख सकते हैं साइनाइड, साइनाइड के बाद हेलोजन, हेलोजन में कौन कौन से होते हैं, पहला फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन एंड लास्ट वन इज द फिनील, लास्ट वन इज फिनील। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन थे, ध्यान से देखो। पहले सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा ग्रुप होता है, CF3, NO2, साइनाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड पीएच यानी फिनील। अब देखो क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल ये COOH है COOH, यहाँ O- होता है और H+ होता है। क्लियर, अब हमने देखा। अब यहाँ इसमें से कोई भी एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, जैसे हमने लगा दिया CF3, क्या लगा दी मैंने, CF3। क्लियर, मैंने CF3 लगा दिया। क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, जो यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फ्लोरीन है ना, जो CF3 हमने तो देखा, पर यहाँ जो फ्लोरीन है 3 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लगे हुए हैं और इट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है फ्लोरीन। तो क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को तीनों अपनी तरफ खींच लेंगे, तीनों फ्लोरीन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना, अपने तरफ लेना, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेना। जब उन्होंने अपने तरफ ले लिया तो ये क्या हो गया, अपने तरफ ले लिया तो जो इलेक्ट्रॉन है O निगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, ले लिया। अगर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले लिया तो स्टेबल है, ये C+O- है, उसकी स्टेबिलिटी हमने अभी देखा। तो वो क्या करेगा, अपने तरफ ले लेगा तो H इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएंगी। ऑलरेडी पहले निगेटिव चार्ज है,
ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे नहीं फेंकेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेंगे। अपनी तरफ ले लिया तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो H+ आयन को इजीली छोड़ देगा, जाने देगा। H+ आयन को इजीली छोड़ दिया, और हमने देखा है जो इजीली H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में अगर जो एसिड दे देता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है, मोर एसिडिक होता है। यानी यहाँ क्या होगा, जो विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगता है, विड्रॉइंग ग्रुप अगर एसिड में लगा हुआ है तो विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, और अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ ये जो H+ आयन है वो इजीली क्या हो जाएगा, चले जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, यानी हम बोल सकते हैं कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो एसिडिक जो नेचर है उसका डिक्रीज होता है। यानी हम बोल सकते हैं एसिडिक नेचर, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। क्लियर, समझ में आया। यानी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेंगी। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, हम फर्स्ट पॉइंट क्या बोले कि एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। अगर इसको विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उसकी एसिडिक जो नेचर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, आपको समझ में आए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम हो रही है, कम होने के कारण वो स्टेबल हो जाता है और हाइड्रोजन को इजीली छोड़ देता है। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब अगर पूछा सपोज, अब आपको कंपेयर करना है कि इसमें से मोर एसिडिक कौन है। अगर जहाँ CF3 लगा रहा, अब सबसे मोर विड्रॉइंग ग्रुप, रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप, तो सबसे मोर रिएक्टिव होता है CF3, फिर NO2, फिर साइनाइड, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिर फिनिल ग्रुप होता है। क्लियर। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है तो उसका एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ले लिया स्क्रीनशॉट। क्लियर। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखो, अब ध्यान दो, अब हमने देखा पहले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखा, अभी मैं इसको रफ नहीं कर रही, ध्यान से देखने का। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। रिलीजिंग को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो होते हैं CH3 हो गया, C2H5 हो गए, OCH3 हो गए, NH2 etc। ये कौन से ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर यहाँ एसिड है, एसिड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो भी है, यहाँ से इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर यहाँ लग गया, सपोज CH3 लग गया, अगर सपोज मैंने लगा दिया यहाँ CH3, ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम क्या है, ये क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है उसको ढकेलेगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, एसिड की तरफ ढकेल दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो ये दूर चले जाएगा उससे, उसको दे देगा इलेक्ट्रॉन। रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई, निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। और हमने पहले ही देखा निगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन की अगर डेंसिटी बढ़ जाएंगी तो H+ आयन को वो अपने तरफ फिर से वापस ले लेगा, फिर से अपने तरफ वापस ले लेगा। क्लियर। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी है CH3, C2H5, OCH3, NH2, इसमें से कोई भी अगर विड्रॉइंग ग्रुप इसमें लगे हैं तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजेस द
एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज द एसिडिक नेचर, डिक्रीज द एसिडिक नेचर। ध्यान दो। अब देखो इतना तो सबको समझ में आया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दे देता है, फेंक दे, उनको दे देता है। इधर कार्बन को दे दिया, ऑक्सीजन के पास दे दिया उसने इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे देना, उसने दे दिया, देने के कारण दे दिया। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है तो उसकी एसिडिक नेचर डिक्रीज होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर उसको लगा है तो उसकी एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक जो नेचर है वो डिक्रीज करता है। एसिडिक नेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों करता है ये भी हमने देखा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को दे देना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन को ले लेना। इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से H+ इजीली वो दे देता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर उसको दे देता है तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो H+ आयन इजीली नहीं दे सकता, फिर से अपनी तरफ खींचता है। यानी हमने यहाँ देखा, क्या देखे हमने, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का। इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the acidic nature and electron releasing group decreases the acidic nature। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर इंक्रीज करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे, यानी हम 3 चीज क्लियर कर दिया। फर्स्ट वीडियो में हमने रेजोनेंस से क्लियर किया कि कौन मोर एसिडिक होगा, कंपेयर किया अल्कोहल, फिनॉल और एसिड में। इस वीडियो में हमने देखा कि पीके वैल्यू से ही हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक नेचर फाइंड कर सकते हैं। जिसकी पीके वैल्यू ज़्यादा उसकी एसिडिक नेचर कम, जिसका एसिडिक नेचर अगर ज़्यादा है तो उसकी पीके वैल्यू कम होंगी। बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने देखा। थर्ड थिंग हमने देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो उसका एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर। तो अब देखिए हम नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करना है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा एसिड मोर एसिडिक है, एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन मोर एसिडिक है और कौन लेस एसिडिक।